आज हम लोग चालू करेंगे CMA इंटर का क्लास, पहला क्लास है। और आज हम लोग चालू करेंगे पेपर नंबर 7 जो कि है DITX, मतलब जहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को लेके बात किया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को मिला के पेपर नंबर 7 है। अच्छा, ये जो सिलेबस है, सिलेबस 2022 का सिलेबस, 2022 से पहले जो सिलेबस था 2016 का सिलेबस था। इसमें क्या था, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग था। इससे पहले जो 2016 वाला सिलेबस था वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग था, ठीक है। डायरेक्ट 100 नंबर का, इनडायरेक्ट 100 नंबर का। लेकिन अभी क्या हो गया है, DITX बोल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को दोनों को एक संग मार्च कर दिया गया है और दोनों मिला के 100 नंबर का हुआ है, दोनों मिला के 100 नंबर। तो अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ के हम लोग क्यों ना एकदम बेसिक से बात कर ले, एकदम बेसिक। मुझे ये मतलब ऐसा लग रहा है, इनर फीलिंग हो रहा है कि मेरा जो स्टूडेंट है, आज पहला बार आए हो तो तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। एज ए डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, क्या होता है, वो सब छोड़ो। पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज टैक्स, टैक्स समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लोग एकदम स्क्रैचेस से चालू करेंगे और एकदम एडवांस तक जाएंगे। व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है सर। जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं टैक्स क्या है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट बोलते हैं, हर एक स्टूडेंट बोलता है कि सर जो हमें देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट हमसे छीन लेता है, जो हम इनकम करते हैं उस इनकम के ऊपर जो देना पड़ता है, जो सर मन नहीं करता फिर भी सरकार ले लेता है, ये है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। मैं बोलता हूं सुनो, हमेशा हम लोग टैक्स जो पेयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलते हैं। सरकार भी तो लेता है ना, तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो टैक्स को देखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, टैक्स जो है, टैक्स में दो लोग होता है सर। कौन कौन? एक जन तो है सर गवर्नमेंट, एक जन तो है सर गवर्नमेंट जो कि टैक्स लेता है, और एक है टैक्स पेयर, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है और टैक्स पेयर जैसे कि हम लोग जो टैक्स देते हैं, तो दोनों तरफ से हम लोग अगर बात कर ले व्हाट इज टैक्स, तो समझने में आसानी होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, गवर्नमेंट टैक्स लेता है और हम लोग टैक्स देते हैं। तो सर इससे भी थोड़ा पीछे जाइए ना, जैसे कि टैक्स क्यों आया, इसको थोड़ा समझा दीजिए। तो देखो यहाँ पे टैक्स क्यों आया, मान लो कुछ लोग था दादा परदादा के टाइम पे, और भी पहले, ठीक है। कुछ लोग मिलके डिसाइड किया कि हम इस आदमी को अपना जो देश है ना इंडिया, ये इंडिया को चलाने के लिए देंगे, इंडिया को गवर्न करने के लिए देंगे। मतलब हम लोग मान लो किसी एक आदमी को इलेक्ट या फिर सिलेक्ट व्हाटएवर हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। एक आदमी को हम लोग इलेक्ट कर लिए या सिलेक्ट कर लिए, जो भी बोलो, तो बोलने से मन में तो यही नाम आता है मोदी जी, ठीक है। हम लोग मान लो किसी आदमी को इलेक्ट कर लिए है या सिलेक्ट कर लिए और बोल रहे हैं देखिए आपको हम लोग सरकार बोलेंगे, आपका नाम जो भी है आपको हम लोग सरकार बोलेंगे और आपको ये पूरा इंडिया को चलाना है। मोदी जी बोले ठीक है चला लेंगे भाई। मोदी जी बोले कि मेरे से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा देश को चलाने के लिए, क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि देखिए मोदी जी, यहाँ पे पहले तो सड़कें बनना चाहिए, मतलब रोड बनना चाहिए, अच्छे से कनेक्टिविटी हो, रेल बनना चाहिए, हाँ, एयरपोर्ट बनना चाहिए। मोदी जी बोले ठीक है, और आगे बोलो। हम लोग बोले कि हेल्थ फैसिलिटी ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कहीं पे चोरी डकैती हुआ तो पुलिस सिस्टम भी होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। और सोसाइटी बढ़िया होना चाहिए, गुड सोसाइटी होना चाहिए, हेल्दी सोसाइटी होना चाहिए। और बोल रहा है कि एजुकेशन का भी फैसिलिटी होना चाहिए, मोदी जी बोले
मोदी जी बोल रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट आर्मी, हाँ आर्मी नेवी एयरफोर्स, इसका भी तैयारी होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट, हाँ सर एम्प्लॉयमेंट भी बंदोबस्त तो होना चाहिए। मोदी जी बोले ठीक है सर, सब कुछ कर देंगे, ये सब तुम लोग जो बोल रहे हो मैं ये सब कुछ कर दूंगा, लेकिन इसके लिए बदले में मुझे पैसा चाहिए, बदले में मुझे पैसा चाहिए। तो हम लोग बोले कोई टेंशन नहीं है मोदी जी, पैसे का कोई टेंशन नहीं है, हम लोग पैसा आपको प्रोवाइड करवा देंगे, पैसा आपको हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, सिर्फ आप ये सब चीज देख लीजिएगा। और भी हमें हमारे दिमाग में जो जो आएगा हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, लिस्ट बढ़ाते जाएंगे, और उसमें आपको खरा उतरना है, मतलब वो जो हम लोग का जो नीड है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मोदी जी बोले ठीक है भाई और बहनों, हम लोग कर लेंगे, मैं कर लूंगा। तो मोदी जी बोले कि प्राइमरी क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। और हम लोग बोले पैसे का कोई टेंशन नहीं है। मोदी जी बोले ना टेंशन तो नहीं है, ठीक है पैसा तो आप लोग दे दीजिएगा, लेकिन पैसा मैं ऐसे नहीं मांगूंगा कि लगे कि भीख मांग रहा हूं, ऐसे नहीं मांगूंगा, पैसा मैं हक से मांगूंगा, पैसा मैं हक से मांगूंगा। और हक से जो पैसा मांगूंगा ना उसका नाम मैं दूंगा टैक्स। ये टैक्स, इस नाम से मैं पैसा वसूल करूंगा या पैसा कलेक्ट करूंगा तुम लोगों से, और तुम लोगों को मैंडेटरी देना ही देना है। इस साल अच्छा पैसा माने इनकम नहीं हुआ, टैक्स नहीं देंगे, चलो इस साल सर्दी ज्यादा हो गया है, फसल खराब हो गया है, बारिश ज्यादा हो गया है, बाढ़ आ गया, फसल खराब हो गया है, टैक्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। जितना इनकम हुआ है टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा इस साल पैसा नहीं है, चाटो कंबल रख लीजिए एज ए टैक्स, ऐसा नहीं चलेगा, टैक्स हमेशा पैसे में मॉनिटरी फॉर्मेट में ही आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग बोले ठीक है मोदी जी, चलो हम लोग टैक्स देने के लिए आपको तैयार है। तो देखो टैक्स जो है दो तीन चीज आता है टैक्स में। टैक्स का जो डेफिनेशन है, टैक्स का जो डेफिनेशन है, टैक्स मीन्स, मैं लिख रहा हूं तुम ध्यान से देखो, टैक्स मीन्स टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट को कंपल्सरी पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर 2 मेड अंडर एक्ट के तहत, मतलब कानून के तहत। नंबर 3 टू सपोर्ट द गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो मतलब ये टैक्स के अंदर, टैक्स मीन्स तो छोड़ो, टैक्स के अंदर ये 3 फीचर्स होना चाहिए, टैक्स के अंदर ये 3 फीचर्स होना चाहिए। मतलब किसी भी पेमेंट के अंदर अगर ये 3 फीचर तुम्हें दिखा तो तुम उसको टैक्स बोल पाओगे। कोई भी पेमेंट के अंदर अगर ये 3 फीचर्स तुमको दिख गया तो तुम उसको टैक्स बोल पाओगे। नंबर 1 कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, नंबर 2 मेड अंडर एन एक्ट, नंबर 3 टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बात समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन है, तुम लोगों का एक क्लास चल रहा था, मतलब तुम लोगों से पहले एक क्लास चल रहा था, तो आते आते मतलब हड़बड़ी में एक रेड लाइट जंप हो गया मेरे से, और पुलिस पकड़ के चालान काट दिया। बोला कि 500 रुपया फाइन, मैं 500 रुपया फाइन दे के आया हूँ। तो बोलो जो मैं पुलिस को फाइन दे के आया हूँ, क्या वो मैं टैक्स पेमेंट किया हूँ? क्या लग रहा है? टैक्स पेमेंट नहीं किया। क्या लग रहा है? टैक्स पेमेंट नहीं है। फिर से देख लेते हैं, जो हम लोग पुलिस को हम लोग चालान काट के दिए हैं, क्या वो कंपलसरी पेमेंट नहीं है? हाँ सर कंपलसरी तो पेमेंट है। क्या सर गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं है? हाँ सर गवर्नमेंट को भी पेमेंट है। मेड अंडर एन एक्ट नहीं है? हाँ सर रोड व्हीकल एक्ट है। लेकिन टू सपोर्ट द गवर्नमेंट तो नहीं है। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट वाला जो फीचर है, ये फीचर नहीं आता है उसके अंदर, है ना, क्योंकि मैं कुछ गुनाह कर दिया हूं इसलिए मुझे देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है टैक्स को डिफाइन करने के टाइम में, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं, देखो तीनों देखेंगे। तीनों फीचर अगर है तो उसको टैक्स बोलेंगे। नाम कुछ भी हो, सर नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। लड़के का नाम रोहन है या रोहित है, उसमें कुछ नहीं जाता है ना। टैलेंट है तो है, ठीक है। शाहरुख खान का फिल्म का है, नाम तो सुना होगा, क्या राहुल नाम तो सुना होगा, है ना। नहीं सुने हैं तो शाहरुख खान है ना, देख लिए बस काम खत्म, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा है। किसी भी
मतलब उसका सरनेम अगर पीछे टैक्स है तो वो तो टैक्स है ही, जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पीछे टैक्स दिख रहा है, इसलिए तुम समझ में आ गया तुमको कि वे टैक्स है। लेकिन अगर पीछे टैक्स नहीं है तो भी वो टैक्स होता है। जैसे कि एडुकेशन, एडुकेशन सेस, नाम क्या टैक्स है? नहीं है सर, फिर भी ये टैक्स ही है। सर कस्टम ड्यूटी पीछे टैक्स है सर? नहीं है, फिर भी ये टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स पीछे टैक्स है, एडुकेशन सेस है, ड्यूटी है ना। अगर कुछ फीस हो गया, फीस भी हो गया, कन्वर्शन फीस, कन्वर्शन फीस, नाम पीछे फीस है तो भी ये टैक्स है एक तरीके का। ठीक है ना, 3 फीचर अगर है तो वो टैक्स है, 3 फीचर है तो वो टैक्स है। ठीक है, अच्छा एक जन का तो पीछे ही कुछ नहीं है, जैसे कि सरचार्ज, सरचार्ज इसके तो पीछे ही कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ नाम है सरचार्ज, ये भी टैक्स है। ठीक है, मतलब नाम से कुछ नहीं जाता है, नाम में कुछ नहीं रखा है, तुम्हें ये 3 फीचर मिल जाए तो वो टैक्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। देखो व्हाट इज टैक्स, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसे बोलेंगे, टैक्स इज रेवेन्यू, टैक्स इज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, है कि नहीं है? फॉर द गवर्नमेंट, टैक्स इज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम the public for the purpose of welfare, for the purpose of welfare of the public, पब्लिक से ही लेता है और पब्लिक के वेलफेयर में ही लगा देता है। ठीक है ना, पब्लिक से ही लेता है और पब्लिक के वेलफेयर में ही लगा देता है। लेकिन ये याद रखना, टैक्स जो है ना, टैक्स जो है ये 1-to-1 बेसिस नहीं है, 1-to-1 नहीं है, 1-to-1 सन नहीं है। कहने का क्या मतलब हो गया सर? कहने का ये मतलब हो गया कि टैक्स 1-to-1 नहीं है, मतलब हम लोग मान लेते हैं जैसे कि अभी 4-5 महीने से शादी चल रहा था, किसका? अंबानी, नाम क्या है? मुकेश अंबानी का बेटा, है ना। 4-5 महीने से शादी चल रहा था, मार्च से चालू हुआ, अभी खत्म हुआ, है ना। तो शादी तो चल ही रहा था। तो मुकेश अंबानी साल का 1400 करोड़ रुपया प्लस टैक्स देता है, 1400 करोड़ रुपया प्लस टैक्स पेमेंट करता है गवर्नमेंट को। ठीक है ना। अगर ये 1-to-1 होता तो मोदी जी को बोलते कि मोदी जी आइए मेरे बेटे के शादी में। मोदी जी गए, बोलते कि मोदी जी मेरे लिए आप क्या बनाए हैं, मेरे लिए क्या बनाए हैं। मोदी जी बोलेंगे कि मैं तो मेट्रो अच्छा से बनाया हूं, क्या मैं मेट्रो में सफर करता हूं? मैं तो मुकेश अंबानी हूं, मैं तो मुकेश अंबानी हूं, क्या मैं मेट्रो में सफर करूंगा? नहीं। मोदी जी बोले प्लेन सर्विस बहुत अच्छा बनाए हैं, मुकेश अंबानी बोला मेरे पास प्राइवेट जेट है। ठीक है। मोदी जी बोले सड़कें अच्छे से बनाए हैं, है ना। मोदी जी बोले कि मैं पब्लिक टॉयलेट बनाया हूं। ये सुन के मुकेश अंबानी हंस दिए, मैं मुकेश अंबानी और पब्लिक टॉयलेट, मैं छोड़ा है कहीं से? नहीं ना। तो मतलब ये 1-to-1 हुआ? नहीं हुआ। जो 1400 करोड़ दिया उसके बदले में क्या मोदी जी डायरेक्टली उसको कुछ बेनिफिट दे पाए? नहीं दे पाए। तो मतलब 1-to-1 नहीं है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है ये 1-to-1 बेसिस नहीं होता है। वो जो कहावत है ना कि कर्म करते जा फल का इच्छा मत कर, कर्म करते जाओ, तुम टैक्स देते जाओ, फल का इच्छा मत करो, जब देना होगा तब दे दिया जाएगा। किस फॉर्मेट में तुम्हारे सामने आए क्या पता चले, है ना। तो 1-to-1 है नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रहा है। टैक्स इज ए रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? थोड़ा सुन के जब घर में लिखोगे तो थोड़ा ऑडियो सुन के भी लिखना, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये वाला मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं। टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, एजुकेशन, है ना, एम्प्लॉयमेंट,
इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड अदर डेवलपमेंट नीड, full stop. For this purpose गवर्नमेंट नीड रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का दरकार पड़ेगा. द टैक्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट. तो ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू मतलब इनकम का जरूरत पड़ता है, और टैक्स जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है किसका, गवर्नमेंट का. तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा टैक्स को समझ पाए हैं, ठीक है ना. अभी हम लोग गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझे हैं. अब देखो कुछ डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशन में लिखाऊंगा, 5 डेफिनेशन में लिखाऊंगा. डेफिनेशन को तुम्हें याद करना है, क्या पता 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें पूछ ले. देखो नंबर 1 जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हें याद करना है. ए टैक्स मे बी डिफाइंड एज ए पेकुनरी बर्डन. सर पेकुनरी का मतलब हो गया फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल बर्डन laid upon individual or property owner to support to government. मतलब एक टैक्स को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि एक फाइनेंशियल बर्डन है, एक फाइनेंशियल बर्डन है मतलब आर्थिक बर्डन मतलब बोझा, आर्थिक बोझ है ना. फाइनेंशियल बर्डन आर्थिक बोझ है, हाँ. लेड अपॉन इंडिविजुअल के ऊपर एक बर्डन है, और प्रॉपर्टी ओनर मतलब प्रॉपर्टी का जो मालिक है उसके ऊपर एक बर्डन है. टू सपोर्ट द गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए मेरे ऊपर जो बर्डन दिया गया है फाइनेंशियल बर्डन, उसी को हम लोग टैक्स बोलेंगे, ठीक है ना. ये क्या एस्केप करने का कोई रास्ता है? नहीं सर, इसको एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है. क्या ये बर्डन में नहीं दूंगा मैं, ऐसा बोल के मैं निकल सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि ये कंपलसरी पेमेंट भी है, ठीक है ना. मेड अंडर एन एक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट लिखा है. नंबर 2 ये पढ़ो, नहीं तो ये पढ़ लो. ये टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन but an enforced contribution, ठीक है ना. मतलब टैक्स वॉलंटरी पेमेंट नहीं है सर, ना कि डोनेशन है. इस साल बहुत तेज क्या है, बहुत तेज गर्मी हुआ या बहुत ठंड पड़ गया, एज ए टैक्स में सरकार को 10 गो कंबल दे दिया, नहीं चलेगा, क्योंकि टैक्स को हमेशा हमें मॉनिटरी फॉर्मेट में ही देना पड़ता है. वॉलंटरी पेमेंट मन किया दिया, नहीं मन किया नहीं दिया, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वॉलंटरी पेमेंट है, ठीक है ना. और डोनेशन भी नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3 टैक्स इज nothing but money that people have to pay to the government which is used to provide public service.
टैक्स इज नथिंग बट मनी दैट पीपुल हैव टू पे, ठीक है, टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। एकदम इजी है। देखो 4 नंबर मेरा फेवरेट है क्योंकि छोटा है। टैक्स इज द प्राइस, टैक्स इज द प्राइस which we pay for a civilized society, for a civilized society। हम लोग सभी सभ्य समाज में रहना पसंद करते हैं। भद्र समाजे থাকতে আমরা পছন্দ করি। ऐसा हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे इलाका में बाढ़ आ गया, ठीक है, मेरे घर में जगह है, मेरा घर थोड़ा बड़ा है, मेरा प्रॉपर्टी में 10 रूम है, 2 ही रूम में यूज करता हूं, तो गांव का सभी लोग आके मेरे घर में कब्जा कर लिया, ये मैं चाहूंगा? नहीं चाहूंगा। रास्ते से सर रात को मैं जाता हूं, ऐसा मैं कभी चाहूंगा कि रास्ते में कुछ गुंडे आके मेरा गाड़ी छीन ले, मेरा सोने का कुछ सोना गहना छीन ले, पैसा वैसा छीन ले, रात को चाहूंगा? नहीं चाहूंगा। अगर कहीं पे कुछ इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लोग रहे, मतलब कि हॉस्पिटल सर्विस रहे, यही मैं ना चाहूंगा, यही ना चाहूंगा मैं। तो ये सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए जो कीमत देना पड़ता है, जो कीमत तुम्हें अदा करना पड़ता है एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने के लिए, उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं, ठीक है। मेरा फेवरेट और बहुत अच्छा। नंबर 5, a tax is a mandatory financial charges levy upon a person by government in order to fund various public expenditure, A tax is a mandatory financial charges। टैक्स क्या है? मैंडेटरी है और फाइनेंशियल चार्जेस है। लेवी अपॉन ए पर्सन, लेवी होता है, लेवी मतलब चपाया जाता है, मतलब तुम्हारे ऊपर चापानो होच्छे, चपाया जाता है। किसके ऊपर? पर्सन के ऊपर। बाय गवर्नमेंट, कौन चपाता है? एक गवर्नमेंट चपाता है। इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर, वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा तुम्हारे ऊपर दिया गया जो बोझ है, फाइनेंशियल बोझ है, उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने का या लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? जैसे कि हम लोग आज शुरू किए हैं पेपर नंबर 7, वैसे 4 पेपर तुम्हारे इंटर में ग्रुप 1 में है, ठीक है। तो हर एक पेपर के लिए अलग अलग रजिस्टर होना चाहिए। थोड़ा मार्कर का यूज करना, ठीक है, जो हाइलाइटर होता है, हाइलाइटर का यूज करना, जो मैं देखो अंडरलाइन किया हूं, ये सब चीज आगे भी हम लोगों को काम में आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अंडरलाइन करते हुए चलना, ठीक है। और दिन का जो पढ़ाई है वो दिन में ही कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। आज का पढ़ाई कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और शुरू से ही दिन में 6 घंटा अभी से जाके एक ब्लॉक बना लो, टाइम ब्लॉक कर लो कि सुबह में 2 घंटा, दोपहर को 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, ठीक है, ब्लॉक कर लो। और उस टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है। फोन फ्लाइट मोड में जाएगा, फोन मेरा सर फ्लाइट मोड में जाएगा, कुछ भी हो जाए वो 6 घंटा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। 2 घंटा करके 3 स्लॉट में मुझे देना ही देना है, बस बात खत्म, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ोगे तो आराम से तुम्हें परीक्षा के टाइम में ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस। हेडिंग देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्स।
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्स। अच्छा इस लगा देता हूं क्योंकि बहुत सारा है। यस टैक्सेस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस। देखो कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 बोलता है, आर्टिकल 265 बोलता है कि कोई भी टैक्स लागू करने के लिए या लगाने के लिए हमें एक्ट बनाने का जरूरत पड़ता है। कोई भी टैक्स तुम ऐसे ही मुंह उठा के लागू नहीं कर सकते। कोई भी टैक्स लागू करने के लिए तुम्हें पहले और सबसे पहले एक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक दिन सुबह तुम उठे और उठ के ही तुम देखे कि मोदी जी मन की बात कर रहा है ना, मोदी जी मन का बात करते हैं और बोल रहे हैं भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आज से क्योंकि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, इसीलिए और भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मैं एक नया टैक्स के बारे में सोचा। मैं एक नया टैक्स के बारे में सोचा जो कि आज से और अभी से वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, लागू कर दिया जाएगा और नेक्स्ट दिन से तुम्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो टैक्स का नाम क्या होगा? क्या लग रहा है? लाइफ टैक्स। तुम जिंदा हो इसलिए टैक्स दो। ठीक है, इनकम के ऊपर तो टैक्स है ही, तुम जिंदा हो इसलिए टैक्स दो। ठीक है, और ये सुनते ही दीदी ममता बनर्जी भी मन की बात कहने लग गई। मेरे भाइयों और बहनों, जो स्टेट है, हमारे स्टेट भी है बहुत आगे बढ़ रहा है ना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। ठीक है ना, कितना आगे चला गया देख भी नहीं पाओगे, इतना आगे चला गया। तो हम भी सोचे एक टैक्स लगाएंगे और कल से लगाएंगे। इसका नाम है ब्रेथ टैक्स, सांस लेने के ऊपर टैक्स। ठीक है, सांस लोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देके सांस लो। पैसा नहीं है तो सांस मत लेना भाई। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं कि मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कोई भी टैक्स ऐसे ही लगा सकता है? नहीं, टैक्स लगाने के लिए तुम्हें एक एक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक्ट बनाने का जो नियम है कहां पे लिखा है सर? हमेशा हर कोई लोग बोलता है ये कहां लिखा है बोलो, वो कहां लिखा है बोलो। तो हमें जब कुछ बोलना पड़ेगा तो आर्टिकल नंबर याद रखना पड़ेगा, एंट्री नंबर याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आर्टिकल और एंट्री क्या मैं परीक्षा के लिए याद कर लूं? अभी से करना चालू कर दो, लगेगा ही लगेगा। तो आर्टिकल नंबर 265 में ऐसा बोला गया है कि कोई भी टैक्स इंपोज करने के लिए या फिर लेवी करने के लिए तुम्हें एक्ट बनाना पहले पड़ेगा। पूरे देश के लिए अगर तुम कुछ एक्ट बनाना चाहते हो तो पार्लियामेंट में जाके एक्ट बनाओ, पार्लियामेंट में जाके एक्ट बनाओ। ठीक है ना, और कोई स्टेट के लिए एक्ट बनाना चाहते हो तो कहां पे बनाओगे? तुम स्टेट लेजिस्लेचर में बनाओ, असेंबली में बनाओ। ठीक है ना, लेकिन ये 265 नहीं कर रहा है, 245 कहेगा। 265 सिर्फ क्या कहेगा कि टैक्स लगाने के लिए एक्ट बनाओ, टैक्स लगाने के लिए एक्ट बनाओ। क्योंकि टैक्स लेने का अधिकार किसके पास है? कोई एक्ट बनाने का अधिकार किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 265 में बोला गया है कोई भी टैक्स लागू करने के लिए पहले एक्ट बनाना पड़ेगा। थोड़ा मैं लिख के बताता हूं, देखो बोल रहा है टैक्सेस not to be imposed saved by authority of law। अथॉरिटी ऑफ लॉ जब तक परमिट नहीं करेगा, लॉ अथॉरिटी जब तक परमिट नहीं करेगा तो कोई भी टैक्स कोई भी मुंह उठा के बना नहीं पाएगा। ठीक है, नो टैक्स इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा मतलब समझा देते हैं। नो टैक्स शैल बी लेविड, ये बाद में बताऊंगा लेविड का मतलब क्या है। लेविड और कलेक्टेड except by authority of law।
ऑथोरिटी ऑफ लॉ को छोड़ के कोई भी टैक्स लेवी मतलब चपाना और उसको कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 265 सिर्फ इतना ही कहता है कि टैक्स लगाने के लिए, टैक्स को लागू करने के लिए पहले तो भाई एक्ट बना के आओ। ठीक है, दूसरा बात एक्ट बनाएंगे तो कौन भाई बनाएगा? एक्ट अगर बनाएंगे तो कौन बनाएगा? ये बोलता है आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल नंबर 245 बोल रहा है, 245 बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉ बाय पार्लियामेंट, extent of law by parliament and by legislature of state। कहने का क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। कहने का मतलब हो गया subject to the provision of this constitution थोड़ा सा रुको। अच्छा, subject to the provision of this constitution parliament, underline, parliament may make law for the whole or any part of the territory of India, पूरे इंडिया के लिए या फिर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी टेरिटरी का कोई भी एक पार्ट के लिए अगर कोई लॉ बनाना चाहता है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है ना, पार्लियामेंट बनाएगा। द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट may make law for the whole or any part of the state, पूरे स्टेट या फिर कोई स्टेट के कोई भी पार्ट के लिए कौन लॉ बनाएगा? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बनाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। 265 बोल रहा है एक्ट बनाओ, पहले एक्ट बना के बात करो। उसके बाद 245 बोल रहा है एक्ट बनाएगा तो पूरा होल इंडिया के लिए अगर लॉ बना रहा है तो बनाएगा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट बनाने के बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देता है कि उस टैक्स को लेवी और कलेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूं, देखो आर्टिकल 246 बोल रहा है होल इंडिया या फिर कोई स्टेट अगर होल इंडिया है तो पार्लियामेंट में लॉ बना के आओ। स्टेट है तो स्टेट लेजिस्लेचर में जाओ। ठीक है, बात समझ में आ गया। पार्लियामेंट में लॉ बनाने के बाद पार्लियामेंट उसको उसका लॉ टैक्स कलेक्ट का पावर किसको दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। और स्टेट लेजिस्लेचर पावर बना के कलेक्ट का पावर किसको दे देगा? स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लो और जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं शायद गलती से 245 की जगह 246 बोल दिया था, तो वो 245 ही होगा। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
हाँ 1949 में ड्राफ्टेड हो गया था और 1950 के 26 जनवरी को लागू हो गया था, है कि नहीं है? कौन बनाया था सर? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ने बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सर 3 लिस्ट बनाए। सर कितना लिस्ट बनाए? 3 लिस्ट। एक है यूनियन लिस्ट, एक है सर यूनियन लिस्ट, दूसरा है सर स्टेट लिस्ट, और तीसरा है सर कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। कितना लिस्ट हुआ सर? 3 लिस्ट। क्या ये वाला मिटा दूं? चलो ये वाला मिटा देता हूं, समझने में आसानी हो। देखो एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो बी आर अम्बेडकर जी ने बोले, बी आर अम्बेडकर जी ने बोले कि देखो भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना लिया, मैं सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बना लिया हूं। एक कौन से ईयर का बात कर रहा हूं मैं? 1950 का बात समझ लो। 1950 में बी आर अम्बेडकर जी ने बोले कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना लिया हूं, इसमें मैं 3 लिस्ट को बनाया हूं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना, यूनियन लिस्ट में जो भी हम लोग लिखेंगे वो टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में जो भी लिखेंगे उसका पावर किसको चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। और कंकरेंट लिस्ट में कोई टैक्सेबल बात नहीं है, नॉन टैक्सेबल आइटम रहेगा। तो चलो मैं इसको ही लेके शुरू करता हूं। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा कुछ टॉपिक के बारे में लिखा गया, पहले तो वो नॉन टैक्स आइटम है। ठीक है, पहले तो सर वो नॉन टैक्स आइटम हुआ, मतलब यहाँ पे नॉन टैक्स आइटम, जैसे कि मान लो कि हो गया सर मैरिज, जैसे कि मान लो मैरिज बर्बादी माने शादी, मैरिज के बाद डाइवोर्स बढ़िया हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो गया एडुकेशन। ठीक है, ये सब वगैरह वगैरह हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो मतलब नॉन टैक्स आइटम कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर दोनों का चलता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चलता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक लॉ बना के रखता है, स्टेट गवर्नमेंट अपना एक लॉ बना के रखता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाता है, दोनों पैरेलली चलता है। ठीक है, अगर कहीं पे क्लैश हो गया, नॉन करेंट आइटम के ऊपर कोई क्लैश हो गया तो किसका चलेगा? दीदी जी की कि मोदी जी की? मोदी जी की चलेगा, है ना। तो अगर कहीं पे क्लैश हो गया तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। जैसे कि समझ लो, एडुकेशन के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। जैसे कि हर एक स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड, जैसे कि यूपी बोर्ड हो सकता है सर, राजस्थान बोर्ड भी होता होगा, है ना, बिहार बोर्ड। और सेंट्रल का क्या चलता है? सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, हर एक स्टेट अलग अलग अपना बोर्ड रन करवाता है और हर एक स्टेट में सीबीएसई बोर्ड का स्कूल भी रहता है, दोनों पहले ही रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉन्करेंट लिस्ट, इससे ज्यादा इसको दरकार नहीं है जानने का। अब आ जाओ यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट को समझने के, लेकिन ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में 1950 में जाना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि इस साइड मोदी जी है और इस साइड ममता दीदी है। ठीक है, और मैं कौन हूं? मैं बी आर अम्बेडकर हूं। ठीक है, ऐसा मानना पड़ेगा समझाने के लिए। और बी आर अम्बेडकर छोड़ो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन एक डमी रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं 1950 में। मान लो हम लोग आ गए 1950 में। अब क्या हुआ? मैं तो बी आर अम्बेडकर हूं, मैं बोल रहा हूं देखिए यहाँ पे मोदी जी, यहाँ पे दीदी जी, जो टैक्स में माने जो मैं लिखूंगा यूनियन लिस्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। और जो मैं स्टेट लिस्ट के बारे में लिखूंगा, स्टेट लिस्ट के अंदर लिखूंगा, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। किसका पावर? हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट दोज टैक्सेस। ठीक है, अच्छा, तो पहला एंट्री नंबर देखो, हम लोग
जब भी कुछ सामान लिखते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं तब एंट्री नंबर देते हैं। जैसे कि तुम लोग मान लो कि ये की हो अकाउंट्स में ट्रायल बैलेंस की हो, सीरियल नंबर लिखते हो 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर लिखते हो, वैसे ही यहाँ पे एंट्री नंबर है। क्या सर याद करना पड़ेगा? जरूर याद करना पड़ेगा। एंट्री नंबर, बिना एंट्री नंबर का बात नहीं बनेगा। कहाँ पे लिखा है बोलना पड़ेगा तुम्हें, एंट्री नंबर इतने में लिखा है। तो एंट्री नंबर 82 में टैक्स ऑन इनकम के बारे में लिखा गया। तो चलो ये बात तो तय हो गया कि एंट्री नंबर 82 में इन टैक्स ऑन इनकम मतलब इनकम टैक्स किसके झोली पे चला गया? मोदी जी के पास चला गया। मतलब टैक्स के ऊपर, इनकम के ऊपर जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो मोदी जी के पास जाएगा। सर कहाँ पे लिखा है बताइए? एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 में लिखा है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा हाँ, ये तुम्हारा 7th शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल में है। शेड्यूल बोला जाता है, ऐसे बोलो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल के अंदर यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में टैक्स ऑन इनकम के बारे में लिखा गया है। लेकिन यहां पे बोला गया है एक्सेप्ट। अच्छा, तो मतलब बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया? बी आर अम्बेडकर जी ने मोदी जी को बोला कि इनकम के ऊपर तुम तो टैक्स ले पाओगे, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारे को ये पावर नहीं है कि इनकम ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेने का अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं दिया गया है। ठीक है ना? एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स है वो कौन ले पाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ले पाएगा, स्टेट गवर्नमेंट ले पाएगा। सर एंट्री नंबर कहां पे लिखा है बताइए? इसका आधा कर दो यहाँ पे, एंट्री नंबर 46। अच्छा आधा ठीक नहीं हुआ, हाँ मतलब 46। यहाँ पे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, यहां तक सही है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट टैक्स जो देने जा रहे हैं अंबेडकर जी ने, वो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम एक्चुअली नाम है कस्टम, ठीक है, और इसका पूरा नाम पीछे ड्यूटी लगता है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, अब बात को समझो, कस्टम ड्यूटी है क्या चीज? ये इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, है कि नहीं है? मान लो तुम यूएसए से कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हो, यूएसए से तुम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, तो इसके ऊपर एक टैक्स लगेगा, है? एक टैक्स लग जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी। और मान लो कोई इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई इंडिया से यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या लग जाएगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा। और यही इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को मिला के हम लोग बोलते हैं कस्टम। क्या लग रहा है? ये कस्टम ड्यूटी किसको मिलना चाहिए? नेचुरल चीज है। क्या लग रहा है? सेंट्रल को मिलना चाहिए भाई, देश का मामला है, कहां पे कोई एक स्टेट आके झगड़ा करेगा? सेंट्रल को मिलना चाहिए, और सेंट्रल को मिल भी गया है कस्टम ड्यूटी के नाम से। एंट्री नंबर 83। नेक्स्ट एंट्री नंबर, अच्छा यहाँ पे कौन बैठे हैं? मोदी। यहाँ पे कौन बैठे हैं? दीदी बहुत खुश है, या मुंह फूल गया है सर। क्यों? क्योंकि ले दे के दोनों ही चीज मोदी जी के झोली में चला गया है। दीदी के पास आया क्या? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। वैसे कोई स्टेट एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाता है, टैक्स छूट है, एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर टैक्स छूट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है, उसका मतलब पावर ही नहीं है टैक्स लगाने का, तो छूट तो देना ही पड़ेगा, है ना? सिर्फ बोलने का चीज है। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेने का अधिकार स्टेट को है, लेकिन कोई भी स्टेट अपने एग्रीकल्चर भाइयों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है ना? तो ले दे के अभी तक कुछ नहीं आया, अब नेक्स्ट एंट्री नंबर 84 सर। एंट्री नंबर
एंट्री नंबर 84 में आ गया सर, एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या है? हमारे इंडिया में कोई भी चीज बनता है तो बनने के ऊपर जो टैक्स लगता है, तुम अगर मान लो कोई चीज बना रहे हो, कुछ भी सामान बना रहे हो, तो जो टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा बेचने से पहले, बना लिए, बनाना गुनाह नहीं है, बना लिए हो तो देश को सपोर्ट भी तो करोगे, तो बनाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता है उसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। सर एक्साइज ड्यूटी बात समझ में आ गया। अब दीदी बोल रहे हैं हम उठ के जा रहे हैं, वो तो बातों बात में उठ के चला जाता है नहीं, है कि नहीं है? बातों बात में उठ के निकल जाती है ना, धरना दे देती है। तो वैसे ही बी आर अम्बेडकर जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उठ के जा रहा हूं। क्यों? हमारे झोली में अभी तक कुछ नहीं पड़ा, हमारे झोली में कुछ भी नहीं आया। बी आर अम्बेडकर जी ने बोले थोड़ा बैठो ना, बात को सुनो ना। बोले एक्साइज ड्यूटी अगर मेरे को चाहिए एक्साइज ड्यूटी। बोले ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं यूनियन लिस्ट में, एंट्री नंबर में लिख दिया हूं, एंट्री नंबर 84 में मैं ऑलरेडी लिख दिया हूं एक्साइज ड्यूटी मोदी जी के झोली में। बोला दीदी बोल रहा है हमें 4 चीज के ऊपर सिर्फ एक्साइज ड्यूटी दे दीजिए, बाकी सब मोदी जी के झोली में डाल दीजिए। सिर्फ 4 चीज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो बनेगा ना वो स्टेट में लिख दीजिए, और बाकी जितना भी सामान है सबके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी बनेगा वो मोदी जी को दे दीजिए। बी आर अम्बेडकर जी ने पूछा मोदी जी क्या लग रहा है, दे दे? मोदी जी बोला हाँ दे दीजिए, 4 ही चीज है, क्या ही मांग लेगी, 4 ही चीजें क्या मांग लेगी? बी आर अम्बेडकर जी ने बोले देखिए पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा है ना, है ना, कुछ उल्टा पुल्टा मांग लिया तो, ज्यादा बड़ा चीज मांग लिया तो बोले नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप दे दीजिए। तो दीदी ने मांग लिया। सर मांगने से पहले बी आर अम्बेडकर जी बोले कि चलो एंट्री नंबर दे देता हूं तुमको, एंट्री नंबर 51। क्या मांग रहे हो, मांग के बताओ। बोल रहा है एक्साइज ड्यूटी 4 चीज के ऊपर, सिर्फ 4 ना? बोला हाँ। 5 नहीं होगा ना? बोले ना 5 नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी ऑन पहले ही दिल निकाल के ले ली, दिल निकाल के ले ली। देखो मैं लिखूंगा तो समझ में आएगा। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बस दिल ही निकाल ली पूरा, है ना। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो पीने वाला होता है, जो पीने वाला दारू है, दारू के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो दीदी ले ली। बोला ये स्टेट के ऊपर जाएगा सर, ये स्टेट को मिलेगा। अब बोल दिया तो बोल दिया, एंट्री नंबर आ गया तो आ गया, है ना। तुम सोच के बताओ जब कोरोना का टाइम था, कोरोना के बाद जब पहला दुकान खुला था, कौन सा दुकान खुला था? लिकर का ही दुकान खुला था, बड़ा लंबा लाइन था, है ना, बड़ा लंबा लाइन था, है ना। और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर यूज होता है उसके ऊपर ही लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ठेका बोला जाता है, ठेके में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर है ये सब मिलता है। क्या का नाम है, एक एक करके बताओ। कोई नहीं बताएगा? अरे बोलो ना। राम, विस्की, वोडका, और अरे जो बच्चा लोग पीता है क्या है वो, बियर, ठीक है ना। ये सब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों ही लोग यहाँ पे मिलते हैं। जो एक्साइटेड मतलब सीए में पास कर गया है पहला चांस में, वो भी यहाँ पे ही मिलेंगे, और जो फेल कर गया है वो भी यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे तो जरूर सर, मिलेंगे तो एकदम जरूर से मिलेंगे, और एक ही जगह में मिलेंगे। अच्छा तो देखो एल्कोहलिक लिकर जो है, लिकर जो है याद रखना, सॉरी एल्कोहल जो है लिकर में भी यूज होता है, कफ सिरप में भी यूज होता है। एल्कोहल कफ सिरप में यूज होता है। क्या वो स्टेट में जाएगा? नहीं सर, वो मोदी जी के पास जाएगा, वो मोदी जी के पास जाएगा। मतलब जो कफ सिरप में एल्कोहल यूज होता है, वो कफ सिरप बेच के जो इनकम होता है, कफ सिरप के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, वो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल के पास जाएगा। सर आफ्टर शेव लोशन भी मिलता है, आफ्टर शेव लोशन भी मिलता है, उसके अंदर भी अल्कोहल रहता है। वो उससे जो एक्साइज ड्यूटी आएगा वो कहां पे जाएगा? सेंट्रल के पास जाएगा। देखो तोड़ तोड़ के जहां जहां पे तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है
सर अल्कोहल तो यहाँ पे लगता है, सर अल्कोहल वहां पे लगता है। मेरे से तुम लोगों को नॉलेज होगा अल्कोहल कहाँ पे लगता है, मैं पूरा यहाँ पे बता दूंगा। सैनिटाइजर में अल्कोहल लगेगा, कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और कहाँ पे लगता है सर, इंडस्ट्री में भी लगता है। रॉ अल्कोहल होता है, वो पीने लायक नहीं होता है, ठीक है ना, पियोगे तो एकदम सीधा ऊपर है। तो इंडस्ट्री में जो रॉ अल्कोहल लगता है वहां उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी आता है वो किसके पास, मोदी जी के पास, यूनियन के पास। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन जो इकोनॉमी को टिका के रखा है, ले लिया, पूछ लिया। अब मोदी जी डर गए, बोले और क्या मांग लेगी, चलो देखते हैं दूसरा क्या मांग रही है। नंबर 2 ओपियम। ओपियम, ओपियम मतलब अफीम, अफीम, ठीक है ना। अफीम यूज करना मतलब कंजम्पशन करना इलीगल है, अफीम का खेती करना इलीगल नहीं है, ठीक है। पंजाब राजस्थान में चले जाओ, उत्तर पंजाब फ्री में आया था, हाँ खेती होता है पूरा, ठीक है। क्या बताए अब। अच्छा नेक्स्ट इंडियन हेम्प। इंडियन हेम्प इसको क्या बोलेंगे, जो हम लोग गांजा नहीं है ये, वो है भांग, भांग, भांग है ना। जब होली में हम लोग ठंडाई के संग मिला के पी लेता है लोग, हैं वो भांग है। अब जैसे शंकर हो जाता है, दुनिया घूमने लगता है। तो इंडियन हेम्प, ठीक है। इंडियन हेम्प मतलब भांग। भांग का भी यूज इलीगल है कि नहीं उतना पता नहीं है, लेकिन जो खेती होता है खेती लीगल है, ठीक है। और उसके बाद मन को खुश कर देने वाला अदर नार्कोटिक्स, अदर नार्कोटिक्स, ठीक है ना, नार्कोटिक ड्रग, नार्कोटिक ड्रग मतलब हो गया क्या, गांजा, चरस, गांजा, हेरोइन, चरस, गांजा, हेरोइन, ये सब के ऊपर जो टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगेगा वो सब दीदी मांग ली है। क्या लग रहा है, दीदी पूरा जान ही निकाल ली है एक्साइज ड्यूटी का। मोदी जी तो हाय 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 बोल रहा है। तो मोदी जी को दीदी बोले आप भी घबराइए मत, आपके पास भी है। मोदी जी बोले क्या है, अब बोला अरे बीड़ी है, बीड़ी जलाई ले, सिगरेट है, ठीक है ना, बीड़ी है, सिगरेट है, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, मतलब टोबैको जो गुड्स है वो सब है, वो सब भी काफी ज्यादा ये करता है, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। तो मतलब दूसरा जो सामान है वो सबके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो एक्साइज ड्यूटी मोदी जी के पास गया। मतलब अगर मान लो चेयर, टेबल, फैन, ये सब के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी बन रहा है वो सब मोदी जी के पास ही जा रहा है। सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू चीज है ना, वो सब मोदी जी के झोली में जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स मतलब जो सेल होगा, सेल के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सेल्स टैक्स है। सेल के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग सेल्स टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्स टैक्स एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है। सर सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है सर, बोला सही है, ठीक है आगे बढ़ो। स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लेगा। अब देखो सेल को समझना पड़ेगा, मुझे क्या समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल को समझाते हैं, देखो ना, तब जाके दुविधा तुम्हें समझ में आएगा। सेल दो तरीके का होता है, एक है इंट्रा स्टेट सेल, दूसरा है इंटर स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का सेलर है, वेस्ट बंगाल का ही बायर है, ठीक है।
वेस्ट बंगाल में ही सेलर है, वेस्ट बंगाल में ही बायर है, बायर सेलर से खरीदा, सेलर टैक्स कलेक्ट किया, किसको जाएगा सर? बोले तो सेंट्रल सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो कौन से गवर्नमेंट को जाएगा सर? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मान लो सेलर दिल्ली का है और बायर भी दिल्ली का है, कौन से स्टेट को जाएगा? मुंबई? नहीं सर, दिल्ली। सर सेलर जो है, सेलर जो यूपी का है, बायर भी यूपी का है, तो टैक्स वेस्ट बंगाल को आएगा, यूपी को जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आया यहाँ पे इंटरस्टेट सेल। मान लो वेस्ट बंगाल और इधर है बताओ यूपी, ठीक है, इधर है वेस्ट बंगाल और इधर है यूपी। तो यूपी है, यूपी में सेलर है और वेस्ट बंगाल में बायर है। बात को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इंटरस्टेट सेल, यूपी का सेलर, वेस्ट बंगाल का बायर, ठीक है। सेलर ट्रक भर के वेस्ट बंगाल के बायर के पास दे गया। अब तुम लोग बताना थोड़ा सा, यूपी से अगर वेस्ट बंगाल में आ रहा है, बीच में कौन सा स्टेट होके आता है? बिहार और झारखंड, ठीक है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं बिहार, झारखंड, ठीक है। यूपी के ऊपर चला जाते हैं, उत्तराखंड चला जाए तो यूपी भी ले लेते हैं, यूपी को भी समेट लेते हैं, उत्तराखंड, तो यूपी भी आ जाएगा बीच में, ठीक है। अब सोचो उत्तराखंड से आ रहा है वेस्ट बंगाल में, बीच में बिहार, झारखंड, यूपी पड़ गया, ठीक है। अब क्योंकि सेल्स टैक्स लिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, ये तो बोल दिया गया है, तो सेंट्रल इसमें नहीं आएगा। अब वेस्ट बंगाल का जो बायर है ये टैक्स दिया, ये सेल्स टैक्स दिया, सेल्स टैक्स दे दिया। अब उत्तराखंड वाले जो सेलर है ये बोल रहा है कि ये टैक्स उत्तराखंड का है, टैक्स उत्तराखंड का है, ठीक है। बिहार वाले बोले वाह भैया वाह, कैसे निकल गए, है ना, कैसे निकल गए, अरे टैक्स हमारे बट्टे, टैक्स हमारा है, क्यों? क्योंकि यहां से होके गुजरा है। झारखंड वाले, अरे डील यहां पे फाइनल हुआ था, ये वेस्ट बंगाल वाले और उत्तराखंड वाले एक शादी में आया था झारखंड में, वहां पे डील फाइनल हुआ था, ठीक है। और यूपी वाले कहां पीछे रहेंगे? बोला डील फाइनल करने के लिए दोनों ही माथा टेकने यूपी में राम मंदिर में आए थे और यहां से ही होके गुजरा है ट्रक, तो टैक्स हमारा है। बहुत बवाल हो गया। चारों स्टेट, चारों की 1 2 3 4 5 स्टेट आपस में भिड़ गया। क्या देखने में अच्छा लगेगा? देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मोदी जी बोले अरे रुको बंधु रुको, क्या कर रहे हो? बोला आप बीच में मत आइए, क्योंकि आप आइएगा तो टैक्स लेके चला जाएगा, आपको आने का जरूरत नहीं है, हम लोग समझ लेंगे, जो मारपीट में जीत गया टैक्स उसका, जो मारामारी में जीत गया वो टैक्स उसका। बोले नहीं बंधु, ऐसे थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कहां से कहां निकला है पहले समझो। अरे ये तीनों बोल रहे अरे नहीं समझना नहीं, आप निकलिए यहां से, हम लोग मारपीट करके सेटल कर लेंगे, मारपीट करके ही हम लोग सेटल करेंगे, और कुछ सुनना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो मोदी जी बोले ऐसे करके सेटलमेंट अच्छा नहीं लगता है, इंडिया का नाम खराब हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूं। बोले अरे आप फिर से काम करने लग गए, आप काम मत कीजिए, टैक्स लेके जाइएगा। बोले सुनो ना, मैं एक काम करता हूं, बी आर अम्बेडकर जी को बुलाया जाए। आगे बी आर अम्बेडकर जी बोल रहा है कि अम्बेडकर जी एक एंट्री नंबर दीजिए। तो अम्बेडकर जी ने दे दिए एंट्री नंबर 92A CST, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये 5 जन बोले हो गया कांड, ये लिख दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स, अब टैक्स ये ले लेगा। मोदी जी बोले नहीं भैया, टैक्स मैं नहीं लूंगा, लॉ मैं बनाऊंगा मैं, टैक्स लोगे तुम। मतलब टैक्स किसके पास जाएगा इसका लॉ मैं बनाऊंगा, टैक्स तुम लोग कलेक्ट कर लेना। बोला बढ़िया है, बताइए। तो मोदी जी बोल रहे हैं कहां से गुड्स चला था?
यूके से, माने उत्तराखंड से। कहां पे कंज्यूम हुआ? वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो ये हो गया ओरिजिन, ध्यान से समझना। और वेस्ट बंगाल हो गया डेस्टिनेशन। ओरिजिन मतलब जहां से चला, डेस्टिनेशन मतलब जहां पे आके रुका, ठीक है। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है हम लोग उसको ओरिजिन बेस बनाएंगे सर, ओरिजिन बेस बनाएंगे। मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स जो होगा ये OBT होगा, ओरिजिन बेस टैक्स होगा, डेस्टिनेशन बेस नहीं होगा, DBT नहीं होगा, ये OBT होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। लेकिन इसके ऊपर मेरा थोड़ा कहानी है, मेरा अपना ओपिनियन है, बात समझो, बात समझो। अगर मान लो यूके वाले, पहले मैं कहानी अपना समझाता हूं। मान लो कि मैं वेस्ट बंगाल का बायर हूं, मैं उत्तराखंड से कुछ सामान खरीदा हूं, मैं टैक्स पेमेंट कर रहा हूं। टैक्स पेमेंट का क्या क्या नेचर था? कंपलसरी पेमेंट होना है, मॉनेटरी कंपलसरी पेमेंट होना है ना, अंडर एन एक्ट होना है, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट होना है। मतलब मैं सपोर्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट को। मैं कौन से गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहूंगा? मैं अपना गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहूंगा कि उत्तराखंड के गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहूंगा? अपना गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहूंगा। मैं सोच रहा हूं कि अरे मैं जो मान लो कि 100 रुपया भी टैक्स दे रहा हूं, मैं चाहूंगा कि इधर का रोड सही हो जाए। भले ही मेरे घर के सामने वाला रोड खराब है, लेकिन वेस्ट बंगाल का कोई ना कोई रोड सही हो जाए, वो 100 रुपया वहां पे लग जाए। वेस्ट बंगाल का जो सुअरेज सिस्टम है वो सही हो जाए, वेस्ट बंगाल का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो सही हो जाए, वेस्ट बंगाल का एजुकेशन सही हो जाए, वेस्ट बंगाल का कुछ डैम प्रोजेक्ट बन जाए, वेस्ट बंगाल का रेल लाइन बन जाए अच्छे से। तो मतलब मैं हमेशा सोचूंगा अपने स्टेट का, ये सोचूंगा अपने स्टेट का डेवलपमेंट सोचूंगा, ठीक है ना। वैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर जो टैक्स माने टैक्स लगता है, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स या फिर इसको हम लोग वैट कहते हैं, ठीक है ना। इंटर स्टेट सेल के ऊपर जो टैक्स लगता है इसको वैट, वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। सेल्स टैक्स तो ठीक है, जब इंटर स्टेट सेल होता है वहां पे सेल्स टैक्स वर्ड यूज होता है। जब इंटर स्टेट होता है मतलब दो अलग अलग स्टेट में सेल परचेज होता है, तब वैट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं अगर वैट देता हूं तो मैं चाहता हूं कि अपना स्टेट का उन्नति हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ OBT मतलब ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ठीक है। अगर मान लो अगर ये होता, मान लो कि उत्तराखंड का जो सेलर है वो भी यही सोच रहा है कि जो टैक्स में लिया हो ये मेरा नहीं बनता है, ये देना चाहिए वेस्ट बंगाल को, तो वो आ गया वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आ गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास आया आपकी बोला कि देखिए सर या मैडम जो भी है कि आपके यहाँ पे मैं सेल किया हूँ, 100 रुपया कलेक्ट किया हूँ एज ए वैट, मैं आपको जमा करना चाहता हूँ। बोला बढ़िया है, करो पैसा दो। बोला ये लीजिए। बोले ना ऐसे नहीं ले पाएंगे, ये तो ब्राइब हो गया, घूस हो गया। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वेस्ट बंगाल में पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, रजिस्ट्रेशन का पैसा दो, उसके बाद में 100 रुपया तुमसे ले पाऊंगा। वो बोला ठीक है सर, मैं थोड़ा सोचता हूँ, बाहर में सोच के आता हूँ, बाहर से घूम के आता हूँ, सोच के नहीं बाहर से घूम के आता हूँ, थोड़ा सा प्यास लगा है। वो बाहर जाके सोचने लग गया, भाई मैं पूरा इंडिया में सेल करता हूँ, 36 स्टेट है इंडिया में, ठीक है। 36 स्टेट में अगर सेल करता हूं और अगर मैं यही रवैया लेके चल रहा हूं कि टैक्स उसका बनता है, तो 36 जगह में मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसका आंसू निकल गया, उसका वो रो दिया कि 36 स्टेट में जा जाके मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। भाई इससे अच्छा है भाई रहने देते हैं, किसका क्या जाता है, मेरे ही पास आए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये बन गया, ठीक है, इसलिए OBT करवा दिया गया, ठीक है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, और आगे जाके हम लोग जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, वहां पे जब GST अप्लाई होगा तब देखेंगे ये ओरिजिन बेस्ड नहीं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बन रहा है। GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब GST वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो मतलब CST क्या बन गया, OBT। CST बनाने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल के पास, और चार्ज करने का अधिकार किसके पास है, स्टेट के पास। यहां तक क्लियर हो जाने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, एंट्री नंबर 51 लिख दिए थे, यहाँ पे 92A लिख दिए थे। अच्छा, उसके बाद
एंट्री नंबर 52 में आ जाओ। एंट्री नंबर 52 में बोल रहा है एंट्री ऑफ गुड्स, एंट्री देखो ना, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया। लोकल एरिया में मैंने अपने टेरिटोरी के अंदर में, वेस्ट बंगाल का अंदर में कोई अगर सामान आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसको हम लोग एंट्री टैक्स भी बोलेंगे। इसका नाम क्या रहेगा? एंट्री टैक्स रहेगा। याद रहेगा एंट्री टैक्स। एंट्री नंबर 52 सर। और सर ये जो बन गया 92A CST बनाने का अधिकार जो यूनियन के पास चला गया, और वो स्टेट कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और सर यहाँ पे एंट्री नंबर 54 से ये साबित हो जाता है, क्योंकि इंट्रास्टेट सेल में कोई दिक्कत था क्या? पहले से नहीं था। कोई झमेला था? कोई 2 स्टेट था बीच में? नहीं था। लेकिन यहाँ पे 2-3 स्टेट आ गया है, झमेला हो रहा था। सरकार बोला कि लॉ हम लोग बनाएंगे और स्टेट तुम पैसा ले लेना। स्टेट बोला एंट्री नंबर दो हमें। कैसे मालूम चलेगा? एंट्री नंबर ना देके एंट्री नंबर दो हमें। बोला एंट्री नंबर 54 में VAT वैट भाई तुम कलेक्ट कर लेना, हम लोग बता देंगे टैक्स कितना लगेगा। ठीक है, किसको जाएगा टैक्स, तुम कलेक्ट कर लेना भाई। बोला ठीक है, आगे बढ़ो। देखो इसके बाद हम लोग आएंगे, मैंने लिखेंगे एंट्री नंबर 92C। ये कुछ है नहीं, अभी फिलहाल खत्म हो चुका है। सर्विस टैक्स पूरा खत्म हो चुका है। सर्विस के ऊपर जो टैक्स दिया गया है ये सर्विस टैक्स होता है। सर्विस के ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसको हम लोग सर्विस टैक्स बोलेंगे। क्या है क्या नहीं है बताते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 92C, मतलब यहाँ पे सर्विस टैक्स। जैसे कि मान लो हम लोग गए, मैं गया मान लो बाल कटाने के लिए शॉप में गए। सलून बोला जाता है, सलून। ये छोड़ो ना, मेरे से उदाहरण अच्छा नहीं बनेगा। मेरा जो वाइफ गई एक सलून में, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एक मिस्त्री नहीं बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है जो काटता है? बराबर, हेयर डिजाइनर डिजाइन कर रहा है, बाल काट रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि स्पा करवाइए, ऐसा गोल लाके मुंह में हवा दे रहा है, ठीक है, गर्मा गर्म हवा दे रहा है। उसके बाद एक जन बोल रहा है कि फेशियल करवा दीजिए, एक मैनिक्योर पेडिक्योर ऐसा बोल रहा है। तो क्या दे रहा है बोलो? सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो सर्विस देने के लिए जो टैक्स लिया जाता है सर्विस टैक्स। और जो मतलब मुंह में लगा रहा है, जो मुंह में लेप लगा रहा है, मतलब जो भी क्रीम लगा रहा है, वो क्रीम खरीदा होगा, वो लोग क्रीम खरीदा होगा, तो वो क्रीम के ऊपर वैट लगा होगा, वो वैट भी मेरे से वसूल कर रहा है, वैट भी मेरे से ले रहा है। या फिर मान लो कि एक्साइज ड्यूटी देके वैट लेके आए, मैंने एक क्रीम कोई बनाया है, एक्साइज ड्यूटी लग गया, मेरा सलून वाला उसको खरीद के लाया, वैट लग गया, और मेरे के ऊपर वैट और एक्साइज ड्यूटी दोनों का बर्डन आ गया, और ऊपर से सर्विस टैक्स का बर्डन आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? सलून में इतना मोटा रकम क्यों लिया जाता है? अब बात समझो। मान लो एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में तुम चले गए। डाइनिंग मतलब जहां पे बैठ के खाना खिलाया जाता है। दो चीज होता है रेस्टोरेंट सर्विस में, दो तरीके का सर्विस होता है, एक डाइन इन और दूसरा टेक अवे। मतलब लेके निकल जाओ, बाहर में खा लो, लेके निकल जाओ, मैकडॉनल्ड्स लेके निकल जाओ, ठीक है। और डाइन इन मतलब जैसे कि लोकल रेस्टोरेंट होता है, बैठा के खाना खिलाया जाता है। अब वहां पे दो चीज होता है सर। मैं कहीं पे रेस्टोरेंट में गया तो दो चीज देखा, सर खाने का बिल बहुत महंगा है, मेरे से तो सिर्फ पानी पिया गया, लेकिन देखे कि खाने का बिल बहुत ज्यादा है। दो चीज में सोचा, खाना तो वही क्वालिटी का है, खाना तो वैसा का वैसा है। मान लो कि खाने का बिल आया 500, खाने का दाम कितना हो सकता है? 100, ठीक है। बाकी एम्बियंस का, इलाका मतलब जहां पे बैठे हैं, कैसा सर्विस दिया जा रहा है, कैसा एम्बियंस है, कैसा माहौल है, उसके ऊपर कैसे सर्विस दिया जा रहा है। हेलो सर, हाउ आर यू सर, आते ही कुछ बातचीत करने लग गया, मतलब एकदम सूटेड बूटेड होके, मतलब अलग ही फीलिंग आ गया मुझे, ठीक है ना, अलग ही फीलिंग आ गया कि कहाँ आ गए भाई,
मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। और बर्थडे सेलिब्रेशन में कहीं कहीं पे जगह में है तो लोग आके बर्थडे केक देके जाता है एज ए गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंटरी छोटा सा बर्थडे केक दे के गया, गाना गा के चला गया। मैं सोचने लग गया अरे बाप रे कहाँ पे आ गए। ठीक है, ऐसा होता है। अब समझो तुम, रेस्टोरेंट सर्विस में खाने का पैसा लिया जाता है या सर्विस देने का पैसा लिया जाता है, क्या लग रहा है तुम्हें? दोनों का लिया गया। मतलब बकरा आया तो पूरा हलाल करो, बकरा आया तो पूरा हलाल कर लो। मतलब वैट भी लोगे तुम और सर्विस टैक्स भी लोगे तुम, है कि नहीं? या तो तुम इसको गुड्स सप्लाई मानो, गुड्स मानो, या फिर सर्विस मानो। दोनों कैसे मान सकते हो? मान लो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ सर्विस टैक्स का क्यों हटा दिया गया। मान लो कहीं पे गया, मैं 500 रुपए का बिल आया, 500 का बिल आ गया, अब इसके ऊपर वैट लग गया 50, हो गया कितना? 550। अब 550 के ऊपर सर्विस टैक्स लग गया सर, मान लो कि 20, हो गया 570। कितना खराब सिचुएशन है बताओ। एक तो टैक्स ले रहे हो और टैक्स के ऊपर टैक्स ले रहे हो, है कि नहीं है? अच्छा, इसको मैं सर्विस टैक्स को मैं 10% करता हूं। 550 का 10% 55 रुपया, ठीक। जिसमें 55 रुपये को अगर हम लोग तोड़ते हैं, क्या मिलता है मुझे? सर मुझे मिलता है 50 + 5। वो तो 50 किसके ऊपर है? किसका 10%? सर 500 के 10% 50, और जो 50 रुपया वैट लगा था उसका 10% 5। मतलब एक तो दो बार टैक्स ले रहे हो, टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले रहे हो। बात समझ में आया? गहराई को समझ में आ रहा है? गहराई समझ में आ रहा है? तो मतलब यही चीज को बहुत गलत हो रहा था, इसलिए सर्विस टैक्स को हटा दिया गया है। बाद में हम लोग जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं सिर्फ डीटी में कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो एंट्री नंबर 92C में सर्विस टैक्स दिया गया था और ये लागू हुआ था, माने एंट्री नंबर तो दे दिया गया था लेकिन ये एंट्री नंबर से ये लागू नहीं हुआ था। एंट्री नंबर 97 से ये लागू किया गया था। यहाँ पे रेसिडुअरी सर्विस टैक्स, रेसिडुअरी सर्विस टैक्स के द्वारा सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया। सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट कहां से हुआ? एंट्री नंबर 97 से। मजा आया? बोलो। और कुछ है? और कुछ नहीं है सर। तो सर कहने का ये मतलब हो गया, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अच्छा तो चलो एक बार डायरेक्टली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नेचर ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ टैक्स, इधर लिखूंगा नेचर ऑफ टैक्स, इधर लिखूंगा गवर्नमेंट, इधर लिखूंगा एंट्री नंबर। एंट्री नंबर देखो ना, इनकम टैक्स कौन सा गवर्नमेंट को जाएगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंट्री नंबर सर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट आ जाओ, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अच्छा यहां पे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑन लिकर, ऑन लिकर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 51 ऑफ स्टेट लिस्ट, हाँ ऑफ स्टेट लिस्ट। अच्छा और ऑन टोबैको, टोबैको एंड अदर गुड्स, अदर गुड्स कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री नंबर बताओ, एंट्री नंबर कितना था? 84 ऑफ यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। सर कस्टम, कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 83 यूनियन लिस्ट। सर सर्विस टैक्स, वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट को। 92C एंड इंप्लीमेंट किससे हुआ था? 97 ऑफ यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। हाँ हाँ वेरी गुड।
और इसके बाद वैट, वैट लगाया गया था। वैट कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स किसका? बनाएगा सेंट्रल, लेकिन कलेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। सीएसटी 92A ऑफ यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जीएसटी, जीएसटी दो चीज का हो सकता है, मतलब जैसे कि शेर बोले थे, जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, लेकिन अधिकार किसका है? सेंट्रल को। जीएसटी दो चीज का, एक तो इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। पहले तो बात समझ लो, जीएसटी कभी सेल के ऊपर या परचेस के ऊपर नहीं होगा, जीएसटी सप्लाई के ऊपर होगा, और सप्लाई के अंदर परचेस से लिखा हुआ है। क्या पता कि सप्लाई के अंदर परचेस हटा दिया गया हो, तो सप्लाई में परचेस के टाइम में जीएसटी नहीं आएगा। क्या पता सप्लाई के अंदर सेल इंक्लूड ना हो, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो दूसरा क्या होगा? इंटर स्टेट सप्लाई। बढ़िया है। तो देखो, इंटर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और इंट्रा होगा तो बोथ द गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट, जहां पे CGST एंड SGST लगता है, SGST, और सेंट्रल गवर्नमेंट का IGST। ठीक है, यहाँ पे भी आर्टिकल नंबर है सर, लेकिन ये बनाने के लिए जब हम लोग इंडायरेक्ट टैक्स शुरू करेंगे बोलेंगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही पलटना पड़ा। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 246(1), और ये वाला गया आर्टिकल नंबर 246(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ, ना 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 ना, आर्टिकल नंबर दिया है, एंट्री नंबर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आज का पढ़ाई। आज के लिए इतना ही। अच्छे से इसको रिवाइज करो घर में जाके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।